गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका चल रहा था स्प्रिंगों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसमें एक पैरेलल कॉम्बिनेशन था, दूसरा था सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में क्या था कि 1/k इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2, इस तरह से था, ठीक, इस तरह का था। और दूसरा जो पैरेलल था हमारे पास, पैरेलल, तो पैरेलल में क्या था आपके पास, था आपका k इक्वलेंट आया था आपका k1 प्लस k2, ये निकल के आया था इस तरह से। तो ये हम कल देख लिया था, हमको फॉर्मूला ही इसका याद रखना है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल ये है कि इस तरह का ये सिस्टम दिया हुआ है, ठीक, इस तरह का कोई सिस्टम दिया है। यहाँ पे ब्लॉक जुड़ा हुआ है मास m का, और यहाँ पे एक स्प्रिंग ये है आपकी, क्या है यहाँ पे, ये K3, और दो स्प्रिंग आपकी कुछ इस तरह से जुड़ी हुई है। यहाँ पे देखो इधर कि यहाँ पे इस तरह जुड़ी हुई है, ये आपका K1 और ये क्या आपका K2। तो आपको इस सिस्टम का टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड T ज्ञात कीजिए, फाइंड T, फाइंड कैपिटल T फाइंड करना है इसका कि क्या निकल के आएगा इसका टाइम पीरियड। तो आपको पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका T इक्वल्स टू 2πm/k। K कौन सा लेना है, K इक्वलेंट। तो आपको इसका K इक्वलेंट लेना पड़ेगा। तो भाई आपको पता हो कि ये दोनों किस में जुड़ी हुई हैं, बताओ, सीरीज में कि पैरेलल में। तो ये दोनों सीरीज में जुड़ी हुई हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इनका क्या आ जाएगा, पहले इनका निकाल लेते हैं। तो 1/ मान लो k डैश आता है इनका, तो 1/k डैश इक्वल टू क्या आएगा, 1/k1 प्लस 1/k2, ये निकल के आएगा इनका। अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पे k1 k2, तो क्या बचेगा ऊपर, यहाँ बचेगा k1 प्लस k2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 1/k डैश। तो इन सब का जो निकल के आया k डैश, तो k डैश की वैल्यू आएगी यहाँ से k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये निकल के आई। तो ये दोनों स्प्रिंग जो सीरीज में जुड़ी हुई हैं, इनका इक्वलेंट कितना आया निकल के, k डैश प्लस k डैश इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। कैसा आया, ये वाला फॉर्मूला आके। अब ये जो ये और ये k डैश और k3 किस में है, सीरीज में, सॉरी पैरेलल में। तो आप लिखेंगे क्योंकि k डैश एंड k3 इन पैरेलल, तो ये आपकी किस में है, पैरेलल में हो गई। अब पैरेलल में क्या होता है, जुड़ती हैं केवल। तो पहले इनका सीरीज निकाल लिया, उसके बाद इसका पैरेलल कर लिया यहाँ पे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे k इक्वलेंट इक्वल्स टू k डैश प्लस k3। मतलब हमारे पास जो k इक्वलेंट निकल के आया, k डैश की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3, ये निकल के आया, ठीक। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यहां से पुट कर दो इसकी वैल्यू, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। तो k इक्वलेंट की जगह क्या पुट करना है, ये पुट करना है। तो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन जाएगा 2π√m/k। k कितना है देखो यहाँ पे, यह आएगा यहाँ पे k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 प्लस k3, ये निकल के आएगा, ठीक है। और इसका क्या करना है, अंडर रूट। तो इस तरह से आपके आंसर हो जाने चाहिए। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए, एकदम सीरीज पैरेलल करना है। लेकिन ये जो आपने 10th में पढ़े हैं रेजिस्टेंस प्रतिरोध जो पढ़े हुए हैं, उनका क्या है, उल्टा है। रेजिस्टेंस में क्या होता है, सीरीज में तो सिंपल R1 प्लस R2 करते हो, और पैरेलल में क्या करते हो, 1/R1 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3 करते हो। तो थोड़ा उसका ध्यान देना है, बस और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, देखो यहाँ पे इधर देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इस तरह का कि एक स्प्रिंग दी हुई है आपकी, ये स्प्रिंग है, इसका जो है के आपका क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। इसको n इक्वल पार्ट में काट कर पैरेलल में जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट्स में कट करके पैरेलल में जोड़ देते हैं,
पैरेलल में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको आपने n इक्वल पार्ट में कट करके पैरेलल में जोड़ दिया। ठीक, जोड़ देते हैं तो आपको फाइंड के इक्वलेंट, तो इसका क्या फाइंड करना है आपको, के इक्वलेंट फाइंड करना है। इसको n टुकड़े किए और सबको क्या जोड़ दिया, पैरेलल में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो सॉल्यूशन में आपको लिखे यहाँ पे, क्योंकि स्प्रिंग में मैंने पहले भी लिखाया के इक्वल के इंटू एल, स्प्रिंग कांस्टेंट और लेंथ इसका मल्टीप्लाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या होते हैं आपके, कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा कांस्टेंट होता है, के इंटू एल इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक, अब हमें अगर यहाँ पे बात करें, अगर इसको n पार्ट में तोड़ें तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो k इंटू एल शुरुआत वाले का, मान लेंथ क्या है इसकी, l मान लो। जब आप इसको n पार्ट में तोड़ देंगे तो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी बताओ, छोटे छोटे पार्ट बन जाएंगे, सब पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास, l/n हो जाएगी। इसकी भी कितनी, l/n, क्योंकि आपको पता है n इक्वल पार्ट में यूं काटना है इसको, तो हर एक टुकड़े की लेंथ कितनी हो जाएगी, जैसे मान लो 10 मीटर के 10 टुकड़े कर रहे हैं तो हर एक टुकड़ा कितने का बनेगा, 1 मीटर का, तो यही होगा यहाँ पे l/n। ठीक, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, और इसका मान लो क्या है, k डैश है, इसका भी क्या है, k डैश है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे KL इक्वल टू K डैश L डैश, क्योंकि ये हमेशा इनका मल्टीप्लाई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर स्प्रिंग छोटी कर देते हैं तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाता है, ये आप जानते हो। अब यहाँ देखो क्या होगा, शुरुआत में KL था, K डैश की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे क्या आएगा, L/n, तो यहाँ से ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो नया K डैश आया, हर एक स्प्रिंग के टुकड़े का K डैश आया, कितना आएगा, n इंटू के आएगा। तो जो नया टुकड़ा बना उसका कितना आया आपके पास, n इंटू के। अब इन सारे टुकड़ों को किस में जोड़ रहे हो, पैरेलल में जोड़ रहे हो, तो n टुकड़ों को क्या जोड़ रहे हो, पैरेलल में। तो पैरेलल में जोड़ने पर, पैरेलल में जोड़ने पर अगर पैरेलल में जोड़ देंगे इन सबको तो क्या बनेगा आपके पास, के इक्वलेंट जो है K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, इस तरह चलेगा ये। तो यहाँ पे क्या होता हो, के इक्वलेंट की वैल्यू, K1 भी कितना है, n के, ये भी कितना है, n के, ये भी कितना है, n के, और कितनी बार करना है, ये n बार करना पड़ेगा आपको, n टाइम ऐसा करना पड़ेगा, n के n के n के n के। अगर किसी चीज को n बार जोड़ें तो कितना गुणा हो जाती है, वो n टाइम्स हो जाता है। अगर 1 1 1 को हम n बार जोड़ दिया जाए तो वो n हो जाता है, n टाइम्स हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ आपके पास के इक्वलेंट जो है आपका n के इंटू n हो जाएगा, n के n के n के n के n बार जोड़ रहे तो n के इंटू n हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये आपका के इक्वलेंट इक्वल हो जाएगा n स्क्वायर के, तो ये आपका आंसर हो जाएगा के इक्वलेंट। अगर आप टाइम पीरियड इसमें पूछता है इससे आगे चल के वो, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t इक्वल टू 2π√m/k इक्वलेंट, ये आएगा। तो t इक्वल हो जाएगा 2π√m/k, m तो m है और k इक्वलेंट जगह क्या पुट करना है, n स्क्वायर इंटू के। तो इस तरह से स्प्रिंग का एक क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये आप नोट कर लीजिए, बहुत आसान है ना ये, बस ये इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा कि K1 L1 बराबर K2 L2 होता है, ये कांस्टेंट रहता है स्प्रिंग के लिए हमेशा, इनका जो गुणा जो होता है, मल्टीप्लाई जो होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट पे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों इधर क्या है आपका, यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, थोड़ा ये आपको शायद आपकी जो है ना सीट में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन सीट में भी मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, पर ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक इस तरह से धरातल है और यहाँ पे एक ब्लॉक रख दिया गया है और इसको ऐसे जोड़ दिया यहाँ पे m मास का, और 45 डिग्री का क्या है, एंगल है, 45 डिग्री का क्या है इसमें एंगल है। आपको एक स्प्रिंग इन्होंने यहाँ जोड़ दी, एक स्प्रिंग आपकी यहाँ जुड़ी हुई है, इसका कोएफिशिएंट भी क्या है, k है। दूसरी स्प्रिंग आपकी यहाँ जुड़ी हुई है, इसका कोएफिशिएंट भी क्या है, k है। अगर इसको हम थोड़ा डिस्प्लेस कर दें तो इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। ठीक है, इसको अगर थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए
तो इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्वेश्चन वही है, फाइंड टी, फाइंड टी। तो आपको कैपिटल टी फाइंड करना है, कितना आएगा इसका। तो क्या करते हैं, जो इस पे फोर्स आ रहा है उसको किसके प्रोपोर्शनल शो करना पड़ेगा, इसको प्रोपोर्शनल शो करना पड़ेगा माइनस एक्स के। अगर मैं इस ब्लॉक को इधर एक्स खिसकाता, कितना खिसकाता बच्चों, एक्स खिसका देता। मान लो आपने ये ब्लॉक जो है यहाँ पे इधर कितना खिसका दिया, एक्स, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इस पे इधर कितना फोर्स लगाती, के एक्स, क्योंकि ये स्प्रिंग तो पूरा कितना दबती, एक्स के इक्वल दबती ना। जब आप इसको एक्स यूं दबाएंगे तो ये स्प्रिंग कितना दबेगी, एक्स के इक्वल दबेगी। तो ये के एक्स फोर्स इधर लगाएगी। जब आप इसको एक्स खींचेंगे तो ये स्प्रिंग कितनी खींचेगी बताओ। आपका देखा जाए तो यहाँ पे इधर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ स्प्रिंग का वो कितना आपका एक्स है, ठीक। तो यार आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट, जो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना आपका एक्स है, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये आपका एक्स है, मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए। एंगल कितना बनेगा 45। तो ये कितना आएगा, एक्स कॉस 45, मतलब एक्स बाय रूट 2। तो ये स्प्रिंग इस दिशा में कितनी खींचेगी, एक्स बाय रूट 2। कितनी आएगी ये, एक्स बाय रूट 2। कैसे आई, आपको पता जब पूरा ब्लॉक इधर एक्स जाएगा तो ये वाली डिस्टेंस तो एक्स होगी, लेकिन ये स्प्रिंग ऐसे थोड़ा ना खींच रही है, ये स्प्रिंग तो ऐसे खींचेगी इसमें। तो आपको इसका ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा। ये कंपोनेंट कितना आएगा, एक्स कॉस 45। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाय रूट 2। अगर एक्स बाय रूट 2 है तो ये इस पे फोर्स लगाया कितना, के एक्स बाय रूट 2। तो इस पे ये स्प्रिंग किधर लगाएगी, इधर लगाएगी, क्योंकि ये दब रही है इधर फोर्स लगाएगी, ये खिंच रही है ये इधर फोर्स लगाएगी। तो स्प्रिंग जो है डिस्प्लेसमेंट के विपरीत फोर्स लगाती है, अपोजिट में फोर्स लगाती है, ठीक। अब मुझे देखा जाए तो यहाँ पे इस ब्लॉक का अगर मैं डॉट ढंग से बना दूं, यहाँ पे आपको लगेगा कुछ ज्यादा कंजेस्टेड हो गया एरिया। तो देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे एक फोर्स आपका इधर कितना लग रहा है, के एक्स लग रहा है। एक फोर्स आपका इधर कितना लग रहा है, ये के एक्स बाय रूट 2 लग रहा है। तो के एक्स बाय रूट 2 का इधर कंपोनेंट कितना है बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास के एक्स बाय रूट 2 और कॉस 45, मतलब के एक्स बाय रूट 2 और यहाँ पे एक्स 1 बाय रूट 2, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, के एक्स बाई 2। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स कितना हुआ है ना, तो एफ नेट क्षैतिज में, हॉरिजॉन्टल में कितना एफ नेट हुआ बताओ। तो एफ नेट हुआ आपके पास, उधर से के एक्स लग रहा है, इधर से के एक्स बाई 2 लग रहा है, कुल मिला कितना हो गया आपके पास 3 के एक्स बाई 2, ठीक है। और माइनस हम अपनी तरफ से लगा देंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया है, फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक। तो कुल मिला के आपका जो एफ नेट आया वह है आपके पास माइनस के 3 के बाई 2 इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया आपका, के इक्वलेंट बन गया, ये आपका तुल्य नियतांक बन गया, ठीक। तो ये आपका क्या बन जाएगा, के इक्वलेंट। तो यहाँ पे जो आपका टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्वलेंट। तो के इक्वलेंट की जगह क्या पुट करेंगे, 3 के बाई 2, 3 के बाई 2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसा क्वेश्चन आपको सीट में भी देखने को मिल सकता है, और अब मैं कराऊंगा नहीं, इस तरह क्वेश्चन भी आपको दिया होगा, आपको सीट मिलेगा कि इस तरह से कोई ब्लॉक है, इसको 3 स्प्रिंगों में बांध दिया ऐसे यूं 60-60 डिग्री पे, और इसको थोड़ा हिला दिया, बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो करना क्या है इसमें, इधर इसको एक्स दबाना होगा, ये तो के एक्स फोर्स लगाएगी, जब इसको एक्स दबाएंगे तो ये एक्स नहीं दबेगा, इसका एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स इधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, उन दोनों स्प्रिंग फोर्सों के इधर कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तो नेट फोर्स इस दिशा में आ जाएगा आपका। तो जैसे ये किया मैंने वैसे ये करना है, तो आप कोशिश करना है इसको, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यही आपको करना होगा बस, है ना। अब हम नेक्स्ट देखें, अगर यहाँ पे और 1-2 क्वेश्चन और देखो इधर। नेक्स्ट एक मेथड है आपके पास, अब क्या है देखो, चाहे उससे पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वो मेथड पढ़ा देते हैं। देखो क्वेश्चन ये आपके पास यहाँ पे कि यहाँ पे एक ये कोई क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, ठीक। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, ये इसकी अभी मीन पोजीशन है, क्या है, मीन पोजीशन है, और इस एक दीवार है यहाँ पे, ठीक है। ये x बराबर 0 है और ये x बराबर a/2 पर दीवार है। इसको आपने पीछे की तरफ a,
मतलब x बराबर -a दबाकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यहां पे जो e की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, हाफ दी हुई है। e की वैल्यू कितनी दी गई है, हाफ दी गई है। तो भाई आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन ये है, इसको x दबाकर पीछे यूं दबाया और छोड़ दिया, तो आफ्टर कोलिजन ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो भाई जस्ट बिफोर कोलिजन निकाल लो कितनी वेलोसिटी होगी। तो भाई आप क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि आपने इसको x दबाकर पीछे इधर a दबाकर किसके बराबर -a तक ले गए और छोड़ दिया, और दीवार इधर इधर की तरह a/2 पर ही है। कितनी दूरी पर, a/2। क्योंकि अगर आपको पता है अगर आपने इसको इधर a दबाया है तो मीन पोजीशन से इधर भी a जाता ही है, लेकिन रास्ते में क्या गई, दीवार आ गई, और दीवार के साथ e की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, ठीक। अब देखो क्या करना है इसमें कि भाई जो है दीवार से टक्कर के बाद आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो फाइंड वेलोसिटी आफ्टर जस्ट कोलिजन विद, फाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद आपको, टक्कर के बाद आपको इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आप टक्कर से पहले वेलोसिटी b निकालो कितनी होगी। भाई यहां पे टक्कर होगी, जब टक्कर से पहले वेलोसिटी होगी, नहीं होगी b, कुछ ना कुछ तो होगी ना। तो कैसे लगाओगे, यहां पे EC लगा दो, EC क्या लगाएंगे, EC क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि SHM में जो एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं, बिकॉज SHM फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो SHM आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप इधर इसको दबा के छोड़ रहे हैं, यहाँ से दबा के छोड़ेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे ऐसे टकराएगा, फिर इससे टकराने के बाद क्या जाएगा, वापस जाएगा। तो टक्कर के बाद आपको कोलिजन के बाद वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो इसी लगाओ, K इनिशियल U इनिशियल इक्वल टू K फाइनल U फाइनल। K इनिशियल कितना है, इनिशियल यहां से छोड़ा है आपने, तो यहां से छोड़ा है तो कितना है, 0 है। तो यहाँ पे इनिशियल 0 है, क्योंकि यहाँ पे था U इनिशियल बराबर 0, और U इनिशियल स्प्रिंग के पास थी, कितनी थी, हाफ K। स्प्रिंग कितनी दबी हुई है, A दबी हुई है, तो हाफ K स्क्वायर। K फाइनल जब यहाँ टकराएगा ये तो क्या आएगा, हाफ MB स्क्वायर आएगा। और U फाइनल कितना आएगा, स्प्रिंग का आएगा। जब आप यहाँ पे आएंगे तो स्प्रिंग में प्रसार कितना होगा, एक्सटेंशन a/2 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हाफ K a/2 का स्क्वायर, ठीक, ये आ जाएगा। अब हाफ तो मर जाएंगे हर जगह से, खैर। तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ बचेगा K स्क्वायर, और इसको इधर ले जाओ, माइनस में KA²/4 इक्वल टू MB स्क्वायर, ठीक। अब आपको पता है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3/4 KA² इक्वल टू MB स्क्वायर। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी 3/4 K/M का रूट इंटू A। ये आपका B आ जाएगा, आ गया B। अब ये तो टकराने के जस्ट पहले वेलोसिटी है, तो टकराने के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम जानते हैं जो B डैश आएगा कितना हो जाएगा, E टाइम्स ऑफ B होगा। क्योंकि अगर आप फिक्स सरफेस से टकराते हो और E की वैल्यू कितनी दे रखी हो, तो फिक्स सरफेस से टक्कर के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाती है, E टाइम्स हो जाती है। तो वही करना है, यहाँ पे B डैश की वैल्यू हो जाएगी E टाइम्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा E, तो आपके पास है ये E की वैल्यू 1/2 है, और यहाँ पे कितना जाएगा, ये 3K/4M का रूट इंटू A। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसमें ये पूछ सकता है यहां से यहां तक का टाइम कितना लगा, तो चाहे फेजर से कर लो चाहे वैसे कर लो। आपको पता है यहां से यहां तक का टाइम कितना लगता है, T/4। फिर 0 से लेके A/2 तक कितना लगता है, T/12। तो ये सब आपने निकाल चुके हैं, इन दोनों को जोड़ दो, आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये पूछ सकता था, तो कुछ भी पूछे आपसे आनी चाहिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये कि बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं चल रहे हैं, बहुत सिंपल बातें आपको यहाँ पे अभी कराई जा रही हैं, ठीक। बस इसी लगा देना कभी कभी। अब एक मेथड है आपके पास जिसका नाम है एनर्जी मेथड। हालांकि इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में हो सकता है, ठीक। तो हेडिंग डालो एनर्जी मेथड, हेडिंग डालो एनर्जी मेथड।
हेडिंग डालो एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड, ठीक है। ये भी एक एसटीएम प्रूव करने का तरीका है। अब इसका यूज कैसे हुआ, कहां पे हुआ, देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कराऊंगा इसमें। क्वेश्चन कैसे, मान लो इस तरह कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, हालांकि आप सोचें सर ऐसा तो कर लिया हमने लेकिन नहीं किया है, फिर भी देखो इधर ये कोई आपका स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है और यहां पे एक स्प्रिंग लटका दी आपने एम मास में। इस बार जो है इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास मान लो कैपिटल एम है और इसकी रेडियस भी कितनी है, कैपिटल आर है। तो इससे पहले जब क्वेश्चन किया था हमने इसका टाइम पीरियड निकाला था, तब ये बात मान के चले थे कि जो पुली है वो मास लेस है। क्या है, पुली मास लेस है। लेकिन इस बार हम ये नहीं मान के चलेंगे कि पुली मास लेस है, क्योंकि पुली का मास दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब आप फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x प्रूव करना इतना आसान नहीं है। तो इन वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, एनर्जी मेथड लगाते हैं। एनर्जी मेथड क्यों लगाते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है एसएचएम में क्या होती है, कंजर्व रहती है ना। तो एसएचएम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, ये बात लिख लो पहली बात। तो एक पॉइंट तो यहाँ पे एसएचएम में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक है। तो एसएचएम में जो टोटल एनर्जी हमारे पास है वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है, ठीक। मतलब आपके पास वो फिक्स रहती है, कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का। तो ये चीज है। हम अभी इसमें ऐसे क्वेश्चन में कैसे करें, तो इनके करने का तरीका एक ही है। पहले आप लोग मीन पोजीशन जो है यहाँ पे उस पर क्या लिख लो, इक्वेशन लिख लो पहले तो यहाँ पे आपकी क्या है, मीन पोजीशन है। इधर कितना लग रहा होगा, mg, ऊपर क्या लग रहा होगा, टी नॉट, इधर भी कितना लग रहा होगा, टी नॉट, और स्प्रिंग का फोर्स कितना लग रहा होगा, kx नॉट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे mg इक्वल्स टू टी नॉट। तो पहले तो वही बात है कि मीन पोजीशन पे आपको फोर्स का रिलेशन लिखना है। तो आपने देखा नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है टी नॉट, तो mg बराबर क्या हो जाएगा, टी नॉट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखें, फिर आप बोलेंगे कि टी नॉट तो किसके बराबर है, kx नॉट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि kx नॉट इक्वल टू क्या है, mg, इक्वेशन नंबर 1। तो ये बात तो पहली वाली हो गई। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है। डिस्प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी स्प्रिंग बड़ी सी हो जाएगी आपकी और ब्लॉक थोड़ा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मान लो आपने यहाँ पे इसको नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेस किया, x डिस्प्लेस किया, ठीक। तो इसकी वेलोसिटी इधर कितनी मान लो आप, b मान लो, ठीक। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या मान लो, ओमेगा मान लो, क्योंकि इस बार एनर्जी सबके पास आएगी। पुली का अगर मास है तो पुली के पास भी क्या है, एनर्जी आनी है, पुली के पास भी एनर्जी आएगी। तो पुली के पास एनर्जी आएगी तो आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पुली के पास एनर्जी आती है तो आपको ऐसे ही इसमें लिखना पड़ेगा, और कोई इसका कोई तरीका नहीं है। तो आप हो गए यहाँ पे। अब आपको क्या लिखना है, इसकी टोटल एनर्जी लिखनी है, क्योंकि हम पता है टोटल एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब यहाँ पे कोई लॉस नहीं रहता, कंजर्व रहती है। तो एसएचएम में टोटल एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। अब टोटल एनर्जी में आपको सब कुछ लिखना होगा, है ना, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस इसके पास कितनी हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग के पास कितनी हो जाएगी बताओ। स्प्रिंग के पास अब प्रसार कितना होगा, एक्स नॉट तो पहले से था, एक्स नॉट तो पहले से ही था। अब और कितना और जोड़ दिया आपने, एक्स और खींच दिया, तो कितना हो जाएगा, के एक्स प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, ठीक है। इस वाले सिस्टम में हो रहा है, किसी सिस्टम हो सकता है के एक्स नॉट प्लस एक्स बाई 2 हो, किसी में हो सकता है के एक्स नॉट प्लस 2 के एक्स हो। तो उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपको वो तो क्या निकालना है, कंस्टेंट मोशन लगा के निकालना पड़ेगा। तो वही बंधन गति जो यूज की होगी कि आपने अगर इसको x खींचा है तो स्प्रिंग x खींचेगी, 2x खींचेगी, कितनी खींचेगी, ये बात तो आप किससे निकालोगे, बंधन गति लगा के निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पाएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसकी एनर्जी हो गई गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।
अब स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कितनी होगी, हाफ के। स्प्रिंग अब कितनी खींच चुकी होगी, एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये ब्लॉक कितना नीचे आया है, एक्स नीचे आया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गई, कमी हो गई। कितनी हो गई, माइनस के एम जी इंटू एक्स बराबर क्या होगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पे कुछ वैल्यू और पुट करते हैं अभी। यहाँ पे आएगा हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई। आई कितना, ये आपकी जो डिस्क मानी जाएगी, तो डिस्क का कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। और ओमेगा क्या उतना होता है, बी बाई आर, क्योंकि ओमेगा कितना होगा, बी बाई आर। रस्सी यहाँ पे फिसल तो रही नहीं है, तो नहीं फिसल रही है, तो क्या जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर जाएगा बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस के एम जी एक्स बराबर कितना, सी मान लो चाहे कांस्टेंट मान लो। तो ये सब क्या है आपका, नियतांक है, कांस्टेंट है। तो यार यहाँ से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके पास क्या बचेगा, देखो यहाँ पे हाफ ये है, 1/4 ये है, 1/4 एम बी स्क्वायर यहाँ से बचेगा, और 1/2 एम बी स्क्वायर यहाँ बचेगा। क्या बचेगा, ये 3 एम बी स्क्वायर बाय 4 प्लस हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर माइनस के एम जी एक्स बराबर कितना, कांस्टेंट। अब क्या करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो अब इसको। तो यहां देखो 3/4 एम तो चलो कांस्टेंट है, बी स्क्वायर का पहले 2b हो जाएगा, और b का कितना हो जाएगा, db बाई डी टी। क्या जाएगा, db बाई डी टी प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है। पहले पावर का करते हैं, तो पावर आगे आ जाती है, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा। फिर अंदर का करेंगे, इसका आ जाएगा dx बाई डी टी प्लस इसका हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स नोट तो क्या है, कांस्टेंट है, जो शुरुआत में खिंचाव था वो था। ठीक, तो इसका हो जाएगा 0 माइनस इधर हो जाएगा एम जी, इसका हो जाएगा dx बाई डी टी। और इधर नेतांक का कितना होता है, 0 हो जाता है, तो कांस्टेंट। तो मैंने यही काम किया है, यहाँ पे बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2b, फिर b का db बाई डी टी। हाफ के कांस्टेंट है, पहले पावर का किया, 2 आगे किया। ठीक है, अच्छा इसमें गड़बड़ी होगी थोड़ी सी, यहाँ पे पावर का जब करेंगे 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस एक्स नॉट बचेगा। फिर अब करना है किसका, अंदर वाले पार्ट का करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा dx बाई डी टी। एक्स नोट का कितना हो जाएगा, 0 माइनस के एम जी dx बाई डी टी बराबर कितना, 0। तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ देखो ये b और dx बाई डी टी भी क्या है, b, ये कट जाएंगे तीनों। भाई dx बाई डी टी क्या होगा, b होगा, नहीं होगा, है ना। और ये भी क्या होगा, वेलोसिटी होगी, ये भी वेलोसिटी है और ये वेलोसिटी, कट जाएगा। और dv बाई डी टी क्या बन जाएगा आपका, a बन जाएगा। तो आप देखें क्या बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा आपके पास 3m/2 इंटू ए कहाँ से आया, dv बाई डी टी का, ए आया आपका dv बाई डी टी का। और यहाँ से भी कट जाएगा 2 से 2, क्या बचेगा, प्लस में के एक्स और प्लस में के एक्स नॉट, और यहाँ बचेगा माइनस के एम जी बराबर 0। तो यहाँ से एम जी बराबर के एक्स नॉट कट जाएगा, तो के एक्स नॉट इक्वल टू क्या है, एम जी, ये भी कट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ जो बचने वाला है वो बचने वाला है स्मॉल ए की वैल्यू। तो स्मॉल ए की वैल्यू कितनी बचेगी, माइनस में 2k/3m इंटू एक्स। 2 इधर जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स जो है, और 3 नीचे आ जाएगा, ये जाएगा। तो ये बताओ क्या बचा, तो ये बचा आपका ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ए इक्वल टू क्या होता है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर होता है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 2k/3m। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √2k/3m। जब ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड तो बहुत ही आसान है इसका। तो फिर टाइम पीरियड देखो, इधर लेता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ लेता हूँ यहाँ। तो आपका t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू 2π/ω। तो t इक्वल टू क्या है, 2π/3m/2k। ये आपका आंसर है फाइनल। तो यार जिन क्वेश्चनों में आपको लगे पुली है और पुली का भी क्या है, मास है, तो उन क्वेश्चनों में पता है क्या करना है,
उन क्वेश्चनों में आपको x विस्थापित करके उसकी टोटल एनर्जी लिखनी है। उसमें ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी और पुली की काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी और ब्लॉक नीचे आया उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। ये सब कांस्टेंट करना है। उसके बाद आई वगैरह की वैल्यू पुट करके लास्ट में जो एक क्वेश्चन बन जाए इसको टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर देना है, अवकलन कर देना है। अब अवकलन करने के बाद बी स्क्वायर क्या होगा 2b और dv बाई डी टी। यहाँ पे इसका पावर 2 आ जाएगी, x का हो जाएगा dx बाई डी टी और इसका हो जाएगा dx बाई टी। dx बाई डी टी क्या है, वेग, तो ये कट जाएंगे यहाँ से और ये वाला वेग कट जाएगा। इसको क्या लिखना है a। तो कुल मिला के हमको क्या प्रूव करना है, जो त्वरण जो है आपका क्या प्रूव करना पड़ेगा, -x के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से आप लोग जो है एनर्जी मेथड यूज करोगे। अब एनर्जी मेथड काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चनों में यूज होता है जिनमें आपको जो है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x नहीं कर पाते हो, वहाँ पे एनर्जी मेथड यूज होता है। आप दिमाग में रखो, जब आपका पुली का मास दिया होगा तो आप उस केस में एनर्जी मेथड लगाओ, ठीक है। उस केस में क्या लगाओ, एनर्जी मेथड लगाओ। तो पहले आप ये नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो हेडिंग डालें आप लोग एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम, ठीक। तो एंगुलर एसएचएम क्या होता है, जिसमें टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, -θ। मतलब इसमें अब अभी तक हम क्या पढ़ते थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। अब हम क्या पढ़ेंगे कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। तो आप लिखेंगे इफ टो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ then it is called angular SHM, then it is called angular SHM, angular SHM। तो अब इसको क्या बोलते हैं आप लोग, एंगुलर SHM बोलते हैं, ठीक। तो आप जानते हैं कि भाई इसमें क्या होता है, टो इक्वल्स टू माइनस में k थीटा या फिर c थीटा होता है, ठीक है। जो टॉर्क जो है आपका क्या होता है, माइनस में c थीटा होता है और कुछ नहीं है, ठीक। तो टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -θ, मतलब टो इक्वल्स टू माइनस में k थीटा आप प्रूव कर पाते हो तो आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या होगा कि यहाँ पे वही बात, यहाँ पे चूंकि टो इक्वल्स टू क्या होता है, आई एल्फा भी होता है, तो i इंटू एल्फा प्लस k थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। आए तो चलो ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस k थीटा बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका, d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस में k अपॉन आई इंटू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्या चीज़ है आपका, ओमेगा स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे आप d2 थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये चीज़ एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई यहाँ पे, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं आप, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो ये चीज़ क्या आपकी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। तो ये आपकी एंगुलर एसएचएम की क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन कराया जाए तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, वो आ रहा है k अपॉन आई के। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू कितनी जाएगी, k बाई आई। और वैसे भी आपको पता है यार, जो काम एनएलएम में m करता है वो काम आरबीडी में I करता है, जो काम एनएलएम में फोर्स करता है वो काम आरबीडी में टॉ करता है, जो काम वहाँ पे x करता है वो काम यहाँ पे थीटा करता है। तो कॉमन सेंस वाली बात है, उससे कंपैरिजन करना है। तो ये आपको हो गया t। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से टाइम पीरियड कैपिटल T क्या आ जाएगा बताओ, यह आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाई के इक्वलेंट लिख लो चाहो तो यहाँ पे यह आ जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है आपको बस, कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है और के क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ थीटा। थीटा के साथ में जो कोफिशिएंट निकल का आएगा, कभी ये के आएगा, कभी 2 के आएगा, कभी 3 के आएगा, कभी 4 के आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो टी कॉस्ट हो जाएगा 2 पाई और आई बाई के इक्वलेंट, 2 पाई आई बाई
के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। अब देखो यहां पे क्या करना है, यहां पे जो नेक्स्ट है जो बात आपको करनी है, तो अगर यहां पे एक क्वेश्चन लिखी जाए एसएचएम की, थीटा की क्वेश्चन लिखी जाए। अच्छा एक बात और यहां पे कि टो और आई दोनों ही सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। ऐसा नहीं है टो किसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो और आई किसी और एक्सिस के अबाउट लिख रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ये बात और लिख लो, टो एंड आई should be about same axis, should be about same axis। तो दोनों सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आई कहीं का लिख दिया और टो कहीं का निकाल रख दिया और आप करने लगे प्रूफ, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये बात आ गई। अब हम बात करें कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या करेंगे, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा आता है वो क्या आएगा बताओ, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये बनेगी। ठीक है, तो x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई थी ना, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा आपका, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। थीटा नॉट क्या है, एंगुलर एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो थीटा नॉट आपका क्या चीज है यहां पे, एंगुलर एम्पलीट्यूड। ठीक, ये हो जाएगा। तो पहला ये आपका हो गया। दूसरा कि एंगुलर वेलोसिटी अगर आपको निकालनी है, एंगुलर वेलोसिटी आपको निकालनी है, देखो इधर, तो एंगुलर वेलोसिटी देखें आप क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी देखें तो ओमेगा, अब ओमेगा नहीं ले सकते यार, क्योंकि आप लोग ओमेगा लेंगे तो इसको देखो ओमेगा होता है डी थीटा बाई डी टी। अगर इसको डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो तब क्या आएगा, थीटा नॉट कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है, कॉस हो जाता है। ठीक है, और यहां पर जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई और यहां पर जाएगा ओमेगा। तो यहां से देखो क्या जाएगा, यहां पे ओमेगा इक्वल टू थीटा नॉट इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब कुछ लोग क्या कर देंगे, इस ओमेगा से इस ओमेगा को काट देंगे, ये ओमेगा अलग है, ये ओमेगा अलग है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, तो थोड़ा ध्यान दें, इसलिए इसमें क्या लगाऊंगा मैं, डैश लगा दूंगा, नहीं तो आप लोगों को कोई भरोसा नहीं है, ओमेगा से ओमेगा काट दिया, 1 बराबर थीटा नॉट कुछ आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे कंपेरिजन करके चलो ना, तो वही फॉर्मूले हैं जो पहले लिखे हुए थे। पहला एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स बराबर एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, v बराबर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, वही फॉर्मूला था ना। अब ए ओमेगा की जगह क्या आ गया, थीटा नॉट इंटू ओमेगा आ गया, तो बात वही है, अभी भी गलत नहीं है। ठीक, अब एंगुलर एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता, देखो इधर, तो सारे फॉर्मूले वही हैं जो पहले लिखे हुए हैं आप लोगों ने, कुछ भी इसमें जो है डिफरेंट नहीं है। अगर हम यहाँ बात करें एंगुलर एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो यार वो क्या होता है आपका, अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो माइनस में थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यह आ जाएगा। तो डायरेक्ट लिख दिया आपने, अल्फा इक्वल टू माइनस में थीटा नॉट इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो वही फॉर्मूला है, नहीं आए सारे वही फॉर्मूले। वहां पे क्या था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या है, माइनस के थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर है। तो सारे ही फॉर्मूले आपके वही हैं, इसमें कोई भी जो है अलग से कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, सारे वही हैं। ठीक, हाँ भाई, नेक्स्ट देखें आप लोग। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो क्या होगा। अच्छा, वहां पे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स थी ना, तो यहां पे भी एंगुलर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा लगा सकते हो। कैसे आएगा बताओ, वहां पे क्या था, एक्स बराबर वी बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे भी आप ओमेगा डैश की वैल्यू निकालें अगर हम यहाँ पे, तो क्या निकल के आएगी, यहाँ पे था ओमेगा, तो यहाँ पे ओमेगा रहने दो,
और अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड क्या था, थीटा नॉट, और एक्स स्क्वायर क्या जाएगा, थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक, तो ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट थीटा नॉट स्क्वायर माइनस में थीटा का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूले सारे वहां पे थे जो यहाँ पे भी हमने यूज कर लिए हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे वहां पे क्वेश्चन किए हमने, सारे क्वेश्चन का आता हूं मैं, एक क्वेश्चन जल्दी से मान लो ये कोई पेंडुलम है आपका, हालांकि पेंडुलम कराऊंगा मैं, इस तरह से चल रहा है और इसने आपने यहां से छोड़ा इसको। ठीक है, इसका जो थीटा नॉट है वो 4 डिग्री मान लो, कितना है, 4 डिग्री। अब आपको केवल यहां तक जाना है 2 डिग्री तक। कहां तक जाना है, 2 डिग्री तक। तो आपको ए से बी तक का टाइम फाइंड करना है, यूं से यूं तक। तो ए से बी तक का टाइम फाइंड करो, फाइंड टाइम ए टू बी। क्वेश्चन ही है छोटा सा इसमें, फाइंड टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी तक का टाइम फाइंड कीजिए भाई, कितना आएगा। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है भैया। इसको आप सोचे क्यों, ये आपका थीटा नॉट है, मतलब आप इसको इस लाइन पे बना लें। ये आपका देखा जाए तो ए है, ये आपका क्या है, माइनस ए है। ए की जगह यहाँ पे 4 डिग्री है, यहाँ पे क्या होगा, -4 डिग्री होगा। शुरुआत यहाँ से हो रही है, कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, -a/2 तक जाना है, मतलब -2 डिग्री तक जाना है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, फेजर से निकाल दो। और फेजर कैसे बनता है, फेजर में आप सर्किल बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आप लोग ये देखो ना, यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू कितनी है, 4 डिग्री, वहां से -2 डिग्री तक आपको जाना है, मतलब ए से लेके -a/2 तक जाना है। तो फेजर में हम जानते हैं कैसे करते हो आप लोग इसको, है ना। तो फेजर में आप ऐसे लाइन खींचते हो, यहाँ पे शुरुआत में +a, ये -a। शुरुआत में कण कहाँ पर है, इस वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मतलब आप शुरुआत यहाँ से करने वाले हो। तो शुरुआत में कण आपका यहाँ पर है, बाद में कण कहाँ पर पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है, लेकिन पल्ले की तरफ जा रहा है, अभी परली तरफ जा रहा है, आया नहीं लौट के, अभी पल तरफ जा रहा है, मतलब कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, तो यार अगर आपको पता है ये कितना है, 90 डिग्री है, ये वाला कोण और निकाल लो। इसके लिए आपको ये पता है कितना, a/2 है, ये a/2 है। तो ये कोण निकालो, थीटा कितना है। तो यार ये निकालेंगे तो cos थीटा लगा दो इसमें, तो cos थीटा आ जाएगा आधार a/2 अपॉन a, मतलब कितना, 1/2, थीटा कितना, 60 डिग्री। तो ये थीटा जो आपका इधर वाला है कितना आया, ये 60 डिग्री आ गया। लेकिन हमें तो ये वाला पूरा कोण चाहिए ना, तो ये कितने का आपका, ये बन जाएगा आपका 30 डिग्री का। तो कुल कोण, घूमा गया कोण, ठीक है, एंगल रोटेट कितना हुआ, एंगल रोटेट कितना हुआ है बताओ। वो आ गया आपके पास एंगल रोटेट कितना होता है, वो थीटा, इसको थीटा डैश मान लो इसको थोड़ी देर के लिए। वो हो जाएगा आपके पास कितना आया, 90 + 30 कितना, 120। तो टोटल एंगल पता कितने का हो गया आपका, ये 120 डिग्री का। तो यहाँ पे 120 डिग्री लिखेंगे। अब 120 डिग्री को क्या, इसको लिख दो ω/t, इसको लिख दो 2π/3। तो ω/t को क्या लिख सकते हो बताओ, ω/t को लिख सकते हो 2π/T × T = 2π/3। तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो स्मॉल t की वैल्यू हो जाएगी T/3। तो कितना टाइम लगेगा यहाँ पे आपको, T/3 टाइम लगेगा। तो देखा जाए तो वही है ये पूरा, कुछ भी नहीं। थोड़ा घबराना नहीं है आप लोगों को कि भाई -4 से लेके -2 तक 6 डिग्री एंगल घूमे, नहीं भाई नहीं, 6 डिग्री नहीं घूमे। इसके साथ कंपेयर करना है अपने को, पूरा 120 डिग्री घूमे फेजर में। यहाँ तो 6 डिग्री घूमे वैसा मत पता है मुझे, लेकिन फेजर की बात हो रही है। फेजर में कितने घूमे हो, 120 डिग्री, और टाइम आपका निकल आएगा। तो ये सारे क्वेश्चन वही बनते हैं। ठीक, तो अभी हम आज के लिए इतना रखते हैं, कल प्रैक्टिस कराएंगे और इसकी। तो आज के लिए इतना रहने दो, थैंक यू।